जैसे जैसे रुद्र अन्या की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे खुद को रियलाइजिंग कर महसूस करवा रहा था। अन्या बड़े आराम से बेफिक्र होकर सो रही थी, जिसे देख रुद्र को अंदर से चिढ़ मच रही थी। वो खुद से कहता है, मेरी नींद हराम करके खुद चैन से सो रही है, ऐसे कैसे, मैं ये होने नहीं दे सकता। ये बोलते वक्त उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल था। वो बिना देरी किए उसका ब्लैंकेट हटाकर ज़मीन पर फेंक देता है। उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। रुद्र अन्या की ओर अट्रैक्टिव हो रहा था। उसकी नज़रें अन्या के मासूम चेहरे पर फिसल रही थी, लेकिन वो जल्दी से अपने मन में आ रहे ख्यालों को रोककर अन्या को अपनी गोद में उठा लेता है और गुस्से में अन्या को कमरे की बालकनी से एक 4 फीट के घास के बने कारपेट पर जोर से पटक देता है। ऐसे अचानक से पटकने पर अन्या नींद में ही दर्द से करार कर उठती है। वो अपनी आँख खोलकर अपनी कमर को सहलाते हुए अपने आसपास देखती है, पर ये क्या, वो तो बेड पर सो रही थी, फिर बालकनी में कैसे आई। ये सोचते हुए उसकी नज़र सामने 2 लंबी लंबी टांगों पर जाती है। अन्या कंफ्यूज सा चेहरा बनाकर जैसे ही ऊपर देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके सामने रुद्र खड़ा था। वो सोच में पड़ जाती है कि रुद्र लंदन से कब आया और वो उसे यहाँ बालकनी में क्यों लेके आएगा। अन्या कुछ सोच कहती कि रुद्र पहले ही नीचे बैठकर उसको घूरते हुए कहता है, लगता है तुम्हें हमारी शादी के रूल एक बार फिर याद दिलाने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। रुद्र के कहने पर अन्या अपनी लड़खड़ाती ज़बान से कहती है, लेकिन मैंने तो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट नहीं किया। रुद्र अन्या के करीब बढ़ने लगता है, जिससे अन्या खुद ब खुद डर से पीछे हटने लगती है और बालकनी की दीवार से टकरा जाती है। रुद्र अपने दोनों हाथ उसके दोनों तरफ रखते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करना, तो फिर तुम मेरे गैर मौजूदगी में मेरे बेड पर क्या कर रही थी। रुद्र के ये बोलने पर अन्या उसे देखती है। वो दोनों इस वक्त काफ़ी करीब थे। अन्या उसके इस तरह करीब होने से काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही है। रुद्र उसे गुस्से में कहता है, तुम्हारी सज़ा यही है कि आज तुम यही ठंड में सोओगी। रुद्र उसे गुस्से में कहता है, तुम्हारी सज़ा यही है कि आज तुम यही ठंड में सोओगी। और हाँ, आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझसे और मेरी चीज़ों से दूर रहना। एक बात और, मेरी पत्नी बनने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो, समझी। इतना कहकर रुद्र गुस्से में अन्या को वैसे ही छोड़कर चला जाता है और डोर लॉक कर देता है। रुद्र के जाने के बाद अन्या खुद की हालत देखती है। बाहर ठंड थी और अन्या के कपड़े उस ठंड के लिए काफ़ी नहीं थे। वो उदास नज़रों से दरवाजे की ओर देखती है और कहती है, मैं लायक नहीं हूँ। हाँ, सही कहा, मैं लायक नहीं हूँ। तुम्हारी क्या किसी की पत्नी बनने के लायक नहीं हूँ। किसी ने मुझे उस लायक ही नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के लिए मैं अपनी औकात ही शायद भूल गई थी, जो तुमने एक पल मुझे याद दिला दी। मैं कैसे भूल गई कि खुशियाँ मेरी ज़िंदगी से कब की रूठ गई हैं। मैंने जो भी अपनी लाइफ में चाहा वो मुझे कभी नहीं मिला। तुम चिंता मत करो, मैं कभी तुम्हारी पत्नी नहीं बनूंगी। इतना बोलते बोलते वो खुद को घुटनों में समेटकर वहीं बालकनी के एक कोने में बैठ गई। अनजाने में कहीं रुद्र की बातों ने अन्या को अपने अतीत के दर्द से फिर से रूबरू करा दिया था, जिसे वो शायद भूल चुकी थी। रुद्र वॉशरूम से फ्रेश होकर बेड की बजाय सोफे पर लेट जाता है, क्योंकि बेड पर अन्या की खुशबू थी जो उसे बेचैन कर रही थी। उसने अन्या से बहुत कुछ कहा तो दिया था, लेकिन उसे न जाने क्यों अब अच्छा नहीं लग रहा था। उसका ध्यान बार बार न चाहते हुए भी बाहर बालकनी की ओर जा रहा था। वो खुद को बड़ी मुश्किल से उसके पास जाने से रोक रहा था। दोनों की रातें जागते हुए बीती, अन्या की ठंड से तो रुद्र की बेचैनी से। बेचैन रुद्र सुबह जाकर बेड पर सो जाता है और अन्या की खुशबू से उसकी बेचैनी को सुकून मिलता है, जिससे उसे तुरंत नींद आ जाती है। अन्या सुबह जैसे ही उठने की कोशिश करती है, पर उसकी कमर और पीठ में काफ़ी दर्द होता है। वो अपने होठ को दांतों से दबाकर दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश करती है और जैसे जैसे उठकर बालकनी से कमरे के दरवाजे तक जाती है, जो कि खुला था। रुद्र ने रात को ही खोल दिया था। अन्या अंदर जाती है और उसकी नज़र बेड पर लेटे रुद्र पर जाती है, लेकिन वो अपनी नज़र तुरंत उससे फिर वॉशरूम की ओर बढ़ जाती है। तैयार होकर अन्या मिरर के सामने अपनी मुरझाए चेहरे को देखती है और उसके आंसू छलक जाते हैं।
अन्या अपने आंसू पोंछकर चेहरे पे झूठी मुस्कान लाती है और तैयार होने लगती है। अन्या ने आज आसमानी रंग की हल्की साड़ी पहनी थी, माथे पर बिंदी, हाथ में चूड़ा, गले में रुद्र के नाम का मंगलसूत्र, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक और मांग में सिंदूर, रुद्र के नाम का सिंदूर। बस इसी सादगी अन्या की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए थे। वहीं रुद्र बेड पर लेटे लेटे अन्या की खूबसूरती में एक बार फिर खो सा गया। उसका दिल अन्या के लिए धड़कने लगा था। वो ना चाहते हुए भी उससे नफरत नहीं कर पा रहा था, बल्कि उसकी तरफ खींचा जा रहा था। अन्या तैयार होकर बिना रुद्र को देखे चुपचाप कमरे से निकल जाती है। रुद्र ने उसे रोते हुए देख लिया था और यही बात उसके अंदर हलचल पैदा कर रही थी। वो खुद को अन्या के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहा था। अन्या नीचे किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही थी। अब वो सबकी पसंद को समझने लगी थी। डाइनिंग एरिया में अभय, रेहान, दादाजी, तविश, शौर्य और आकाश मौजूद थे। अन्या सबको उनकी पसंद का ब्रेकफास्ट सर्व करती है। अन्या बार बार अपनी कमर पर हाथ रख रही थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। रेहान ये नोटिस कर लेता है और पूछता है, क्या हुआ भाभी, आप ठीक हो? रेहान की बात सुन अब सबका ध्यान अन्या पर जाता है। अन्या अपने दर्द को छुपाते हुए स्माइल करते हुए कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, बस हल्का कमर में दर्द है। ये सुन दादाजी कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम्हें कल रात नींद नहीं आई? चेहरा तो देखो काफ़ी थका थका लग रहा है। अन्या जल्दी से खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहती है, नहीं नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी अभय अपनी कॉफ़ी का सीप लेते हुए कहता है, वैसे आज सुबह मैंने जियान को देखा, तो इसका मतलब है कि रुद्र भी घर आ चुका है। जियान रुद्र का पर्सनल बॉडीगार्ड था, जो हर वक्त उसके साथ रहता था। अभय का इतना कहना ही था कि सबकी नज़रें अचानक से अन्या की तरफ मुड़ जाती हैं। दादाजी सवालिया नज़रों से अन्या से पूछते हैं, क्या ये सच है, वो नालायक वापस आ गया? अन्या दादाजी का सवाल सुनकर रुद्र के कल के बिहेवियर के बारे में सोचने लगती है। तभी शौर्य कुछ सोचकर मजाक के अंदाज में कहता है, अच्छा अब समझ आया कि आज भाभी इतनी थकी हुई क्यों हैं। वहाँ बैठे सब शौर्य की बात समझ मुंह दबाकर हंसने लगे। अन्या को उसकी बात सुन जल्दी से किचन का बहाना बनाकर भाग जाती है। तभी शौर्य पीछे से अन्या को आवाज़ देते हुए कहता है, अरे भाभी आप कहाँ चली? इस बात पर सब लोग खुलकर हंसने लगे। वहीं रुद्र तैयार होकर चुपचाप बिना किसी से मिले ऑफिस जाने के लिए बाहर आता है। उसके जहन में अन्या का चेहरा अब भी घूम रहा था, जिसके बारे में सोच सोचकर अब उसे गुस्सा आने लगा था। वो कार के अंदर जाने ही वाला होता है कि एक नौकर उसे रोकते हुए कहता है, सर छोटी मैडम ने आपको नाश्ते के लिए बुलाया है। ये सुनकर रुद्र अपनी आंखें छोटी करके उस नौकर को पूछते हुए कहता है, छोटी मैडम? वो उसकी बात इसीलिए दोहरा रहा था क्योंकि आज तक किसी ने रुद्र को इस तरह नहीं रोका था सिवाय दादाजी के। नौकर अपने कदम डर से पीछे लेकर नज़रें झुकाए कहता है, जी सर, सब आपका वेट कर रहे हैं। रुद्र अपने दांत पीसते हुए कहता है, कह दो अपनी मैडम से मुझे भूख नहीं है। इतना बोल वो अपने बॉडीगार्ड को चलने का इशारा करता है, लेकिन आज पहली बार जियान उसकी बात ना मान वैसे ही खड़ा रहा। रुद्र अब जियान का कोई रिस्पॉन्स नहीं देखता तो उसे गुस्से में कहता है, अब तुम्हें क्या अलग से इनवाइट दूँ? चलो चलने तो। रुद्र के ऐसे कहने पर जियान अपना सिर झुकाकर नरमी से कहता है, सर हम नहीं जा सकते जब तक आप नाश्ता नहीं कर लेते, ये मैडम का ऑर्डर है। अन्या का नाम सुन रुद्र की भौहें तन जाती हैं। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की, पर आज अन्या ने ये जुर्रत की। रुद्र को अन्या पर बहुत गुस्सा आने लगा था। वो सबको एक बोरिंग लुक देते हुए वापस अंदर की ओर चला देता है। अंदर जाकर वो अपने चेहरे पर गुस्सा ले तेज़ी से डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ जाता है। उसके जहन बस अन्या का खुद पर हुक्म चलाना घूम रहा था, जिसकी वजह से उसने आज सच में अन्या को उसकी औकात दिखाने का ठान लिया था। क्या अन्या जान पाएगी रुद्र के दिल में अपनी जगह? जैसे ही रुद्र डाइनिंग एरिया में पहुंचता है तो सबको एक साथ इतनी हंसी खुशी नाश्ता करते देख उसको अच्छा लगता है। बहुत समय से उसने अपने परिवार को ऐसे टाइम स्पेंड करते हुए नहीं देखा था, और आज ये देखकर उसका देख रुद्र भी शांत हो जाता है। रुद्र अपने दादाजी के पैर छूकर सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। दादाजी उसे कुछ नहीं कहते, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो उससे नाराज़ हैं। रुद्र वजह भी जानता था, इसीलिए वो उन्हें उस वक्त कुछ नहीं कहता। रुद्र भी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है।
उसको देख सबको अन्य की कमर का दर्द याद आ जाता है, इसीलिए सब हंसते हैं। रेहान मजाकिया अंदाज में कहता है, क्या भाई, भाभी ने आपको भी एक दिन में सुधार दिया, वरना आप तो सबके साथ ऐसे नाश्ता करते कम ही दिखते हो। अन्य का नाम रुद्र को एक बार चिढ़ मचती है। वो गुस्से में रेहान को घूरता है तो रेहान इधर उधर देखते हुए अपना नाश्ता करने लगता है। सभी रुद्र के कानों में चूड़ियों की आवाज़ आती है तो उसकी नज़र खुद ब खुद उस आवाज़ की तरफ चली जाती है। अन्य सामने किचन से निकलकर हाथ में प्लेट लिए हुए उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने बालों में जूड़ा बना रखा था जिसके एक दो लट बाहर आ रहे थे। कभी उसके गालों को सहला रही थी तो कभी उसके होठों से खेल रही थी। ये देखकर रुद्र अंदर ही अंदर पिचल रहा था। वो कितनी भी कोशिश करे लेकिन उसकी नज़र बार बार वहीं अटक रही थी। अन्य रुद्र को वहाँ देखकर एक पल के लिए ठिठक जाती है, लेकिन फिर खुद को शांत करते हुए बिना रुद्र पर ध्यान दिए सबको पराठे सर्व करती हैं। अन्या ने सबको सर्व किया सिवाय रुद्र को। दादाजी ये देख अन्या से कहते हैं, अन्या बेटा रुद्र को भी पराठे दो। अन्या दादाजी के ये कहते ही अपनी नज़र उठाकर रुद्र को देखती हैं जो उसे ही देख रहा था। वो अपना सिर हाँ में हिलाकर रुद्र के पास आ जाती हैं। तभी रेहान पराठे अपने मुंह में ठूस कर कहता है, अरे भाभी आप रहने दो, भाई को ये सब पसंद नहीं है, वो तो फिनेस्टिक फ्रैंक हैं, फिटनेस फ्रैंक हैं, उन्हें क्या पता पराठे का स्वाद, आप उन्हें तो उबली हुई सब्जी दो। अपनी प्लेट आगे करते हुए रेहान कहता है, आप एक काम करो, भाई के हिस्से का भी मुझे दे दो। रेहान की बातें सुन अन्या मुस्कुराती हैं और रेहान को पराठा देती हैं कि रुद्र तपाक से उसके प्लेट से पराठा लेते हुए कहता है, ये अनहेल्थी ब्रेकफास्ट तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ये देख रेहान बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहता है, भाई मेरा पराठा दो, मैं बिल्कुल फिट हूँ और एक दो पराठा खाने से मुझे कुछ नहीं होगा। फिर धीरे से खुद से कहता है, आपकी तरह मेरी उम्र थोड़ी ना हो गई है। रेहान की ये बात रुद्र के अलावा किसी ने नहीं सुनी। वो उसे घूरते हुए कहता है, अगर तुम्हें कॉलेज नहीं जाना तो मेरे साथ ऑफिस चलो। उसकी बात सुनकर रेहान हड़बड़ाकर टेबल से उठते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, किसने कहा कॉलेज नहीं जाना, मुझे जाना है, पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर तविश को देखता है जो मज़े से अपना पराठा खा रहा था। रेहान उसके हाथ से पराठा छीनकर उससे कहता है, ज़्यादा मत खा, मोटा हो जाएगा, जल्दी चल वरना भाई आज मुझे ऑफिस उठाकर ले जाएंगे। रेहान और तविश वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं, पर जाते जाते रेहान भागकर रुद्र की प्लेट से वो अपना पराठा लेकर अन्या को हक करके बाय भाभी कहते हुए वहाँ से भाग जाता है। उसकी इस हरकत पर सब हंस देते हैं, लेकिन रुद्र को रेहान पर गुस्सा आ रहा था। फिर वो अन्या को गुस्से में घूरता है, लेकिन अन्या को उसके लुक से जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अन्या इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि रुद्र का मन उसे छूने का कर रहा था। उसका हाथ अन्या के गालों पर जाने ही वाला था कि वो वहाँ से चली जाती है। रुद्र खुद ही हरकत पर शौक हो जाता है। अन्या ने एक बार भी रुद्र को नज़र उठाकर ना देखने से रुद्र को चिढ़ मच रही थी। अन्या को देखते हुए शौर्य ने रुद्र को देख लिया था, इसीलिए वो उसके पास जाकर धीरे से उसके कान में कहता है, ये लो ऑइंटमेंट, इससे कमर दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा, जाके भाभी को लगा दो। और हाँ, नेक्स्ट टाइम भाभी को इतना परेशान मत करना कि उसकी नींद ही पूरी न हो। इतना बोलकर शौर्य रुद्र को एक शरारती मुस्कान देता है, फिर अबे को हाई फाई करते हुए वहाँ से चला जाता है। रुद्र को अबे की बात का मतलब समझ आ जाता है और वो वहाँ से गुस्से में अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अन्य कमरे में कबाड़ में से कुछ निकाल रही थी, तभी रुद्र गुस्से में पीछे से आकर अन्य की कमर को कसकर पकड़ लेता है, फिर उससे कबाड़ के दूसरे साइड से सटा देता है। रुद्र के ऐसे करने पर अन्य डर जाती हैं, लेकिन अपने सामने रुद्र को देख उसे कुछ राहत मिलती है। इस वक्त रुद्र का एक हाथ अन्य के कमर पर था और दूसरा हाथ उसके चूड़ियों से भरे हाथ को दबा रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। अन्य खुद का हाथ रुद्र की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़िए मुझे। रुद्र भड़कते हुए कहता है, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है। कितनी बार कहा है मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ से ये सब करने में मज़ा आ रहा है। कभी मेरी चीज़ों को, कभी मुझ पर अपना हक जताने की कोशिश। इन सब से भी दिल नहीं भरा तो घर के लोगों को हमारे रिश्ते के बारे में लैंडिंग थॉट्स जा रहे हैं। समझती क्या हो तुम खुद को? तुम जैसी लड़कियों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम मेरी पत्नी बनने के लायक नहीं हो। तुम्हारी ऐसी औकात नहीं है कि तुम मेरे बगल में खड़ी भी हो सको। यहाँ मैं हूँ, मैं तुम्हें छूँ।
ये सब कहते हुए रुद्र की पकड़ अन्या के हाथ पर मजबूत होती गई और अन्या का दर्द अब आंसू बनकर बाहर आने लगा। लेकिन रुद्र की बातें उसे ज़्यादा तकलीफ दे रही थी। उसकी बातें अन्या को अंदर से तोड़ रही थी। अन्या दर्द भरी आंखों से रुद्र को देख तेज आवाज़ में कहती है, तो फिर दूर रहो मुझसे, बार बार मेरे करीब आकर मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर वो रुद्र को खुद से दूर करती है और कहती है, मैं नहीं बनना चाहती थी आपकी पत्नी। आपने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की और शादी के तुरंत बाद रिश्ता मानने से इनकार भी कर दिया। तब भी मैंने कोई शिकायत नहीं की, पर आप यूँ मुझे बार बार याद दिलाना मुझे बोलने पर मजबूर करता है। मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आप कुछ भी सुनाकर चले जाएंगे। इतना बोलकर वो रुद्र को देखती हैं, जो उसे गुस्से में घूर रहा था, जिससे अन्या को और गुस्सा आ जाता है। वो आगे कहती हैं, अरे नहीं, मेरी हैसियत आपके ख़ानदान में आने की तो ठीक है ना, तो मुझे जाने दो अपने घर। आपने खुद मुझसे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर मुझे बांध कर रखा है। आपने कहा था कि मैं इस घर की बहू बन सकती हूँ, तो बस वही फ़र्ज़ निभा रही हूँ। तो क्या गलत किया? और रही बात हमारे रिश्ते की, सबको सच्चाई बताने की, तो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और न मुझे आपके बारे में कहने की ज़रूरत है। आप मेरे लिए सिर्फ़ एक अजनबी हैं, इसके साथ रिश्ता होकर भी नहीं है। आप भी दूर रहे मुझसे। अन्या ने रुद्र को ये सारी बातें एक सांस में कह दी थी। आखिर इतने दिनों से वो ये सब अपने मन में दबाए बैठी थी। वो चाहती थी कि वो जितना हो सके रुद्र को इग्नोर करे, लेकिन रुद्र बार बार उसके जख्मों को खुरेदने से पीछे नहीं हट रहा था। रुद्र तो हैरानी और असमंजस के मिले जुले भाव लिए अन्या को देख रहा था। अन्या ने एक नज़र रुद्र को देखा, फिर वहाँ से चली गई। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ दर्द भी था। वो तो बस अन्या को जाते हुए देखते रह गया। आज तक शायद ही किसी ने रुद्र से इस लहजे में बात की थी। अन्या की बातें सीधे रुद्र के दिल पर असर कर रही थी। उसके जहन में बार बार अन्या की आखिर में कही हुई बात गूंज रही थी कि आप मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हैं, इसके साथ रिश्ता होकर भी नहीं है। ये सब सोच सोचकर रुद्र को अब गुस्सा आने लगा था। उसके मन में यही बात था कि वो उसका पति होकर भी उसके लिए अजनबी है, क्योंकि उसके दिल में कोई और है। रुद्र कहने के लिए अन्या को कुछ नहीं मानता था, लेकिन अन्या की बातें उसका होना उसके लिए मैटर करने लगा था, जिसका पता उसको अभी तक नहीं था। वो गुस्से में अन्या के पीछे जाता है, तभी उसका फ़ोन बजता है, जिसे देखकर वो वहाँ से सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर रुद्र की बात से अन्या का पूरा मूड ख़राब कर चुकी और वो हार्ट हो रही थी, लेकिन दादाजी के कहने पर वो उनके साथ बेमन से बाहर चली जाती है। एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने एक कार रुकती है। ड्राइवर जल्दी से पीछे का दरवाज़ा खोलता है। उसमें से दिग्विजय जी अन्या बाहर निकलते हैं। अन्या ने हल्के रंग की गुलाबी साड़ी पहनी है और उसके साथ गले में मंगलसूत्र और कानों में छोटे से हीरो के ईयरिंग, माथे पर छोटी सी बिंदी के साथ मांग में लाल सिंदूर, जो कि उसके चेहरे का नूर बढ़ाने के लिए काफ़ी है। दिग्विजय जी अन्या को आज एक खास शख्स से मिलवाने लाए थे। अन्या का मन नहीं था आने का, लेकिन वो दादाजी को मना नहीं कर पाई। अन्या कार से निकलकर एक नज़र उस बिल्डिंग को देखती है। बिल्डिंग के सामने एक बड़े से बोर्ड पर लिखा था, वेनेटिंग वैल्यूएबल्स क्लब। अन्या नाम पढ़कर कुछ खास रिएक्शन नहीं देते हुए दादाजी को देखती है, जो उससे अपने साथ चलने का कहते हैं। अन्या हाँ में सिर हिलाकर उनके साथ अंदर चली जाती है। स्टाफ दिग्विजय जी को देख झुककर ग्रीट करते हुए कहते हैं। अन्या को सबका ऐसे बार बार झुककर ग्रीट करना थोड़ा अजीब लग रहा था। दिग्विजय जी अपने कदम जल्दी से बढ़ाते हुए लिफ्ट से लेकर टॉप फ्लोर पर जाते हैं। विनेटेक वैल्यू अवेलेबल क्लब 4 मंजिल बिल्डिंग थी, जो काफ़ी खूबसूरत और बड़ी थी। उसका इंटीरियर ऐसा था कि कोई भी उसकी खूबसूरती में खोने पर मजबूर हो जाए। 4th फ्लोर पर आते ही दिग्विजय जी एक बड़े से एरिया में अन्या को ले जाते हैं और वहाँ बैठे लोगों से कहते हैं, अब किसकी बुराई हो रही है? दिग्विजय जी की आवाज़ सुनकर सब पीछे पलटकर उन्हें देखते हैं और इसी के साथ सबके चेहरे की मुस्कान दुगनी हो जाती है। वहाँ बैठे आदमी और कुछ औरतें थीं। कपड़ों और पहनावे से कुछ बड़े घर के तो कुछ मध्यम परिवार के लग रहे थे। उनमें से एक आदमी दिग्विजय जी की बात सुनकर मजाक के अंदाज में कहता है, अब तू आ गया है तो तेरी तो कर नहीं सकते। इतना बोलकर सब एक साथ हंसने लगते हैं। तभी सबकी नज़र अन्या दिग्विजय जी के बगल में खड़ी अन्या पर जाती है, तो सब उसके पास आते हुए कहते हैं, क्यों भाई दीनू, ये कौन है तेरे साथ?
तू तो कभी किसी को यहाँ नहीं लाया। तो दीनू नाम सुनकर अन्या दिग्विजय जी का चेहरा देखने लगती है, क्योंकि जब भी रेहान उन्हें ऐसे बोलता था तो वो काफ़ी गुस्सा होते थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर कोई गुस्सों के भाव नहीं थे। दिग्विजय जी सबकी बात सुनकर अन्या को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैंने कहा था ना, अगली बार अपने घर की रौनक को लेकर आऊँगा। तो ये है मेरी पोता बहू अन्या राही चौहान। दिग्विजय जी की बात सुनकर सब हैरानी से अन्या को देखते हैं। क्या तेरे पोते ने शादी कर ली? ये बात अब तक न्यूज़ में क्यों नहीं आई? और तो और तूने पार्टी भी नहीं दी। कब कैसे हुआ? किसी को अब तक इसकी खबर क्यों नहीं हुई? क्या मेरा पोता इसे भगाकर लाया है जो चुपचाप शादी करनी पड़ी? क्या तू परदादा बनने वाला है जो ऐसे बिना बताए शादी हुई? वहाँ खड़े सभी लोग एक साथ एक एक सवाल पूछे जा रहे थे। सबके ऐसे सवाल सुनकर अन्या को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर रही थी। उसे बार बार रुद्र की बातें याद आने लगी। अन्या का उदास चेहरा और भी उदास हो गया और वो धीरे से पीछे हट कर रही थी। तभी भीड़ को चीरते हुए एक कर्कश लेकिन प्यारी आवाज़ आई, चुप हो जाओ सब। यह आवाज़ सुन सभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक लेडी जो करीब 70 साल की होगी, बाल सफ़ेद, चेहरे पर उम्र का तजाका लेकिन चेहरे पर गजब का तेज, स्किल की क्रीम कलर की साड़ी के साथ गले में मोतियों की माला, ये थी सियाता मेहता, मेहता परिवार की हेड और दिग्विजय जी की सबसे अच्छी दोस्त। वो अपनी पारखी नज़रों से अन्या को देखते हुए सब उसके सामने खड़ी होकर मुस्कुराते हुए अन्या का गाल छूकर प्यार से कहती हैं, अरे भाई कब क्या कैसे हुआ ये सब छोड़ो, देखो तो कितनी प्यारी बहू मिली है दिग्विजय जी को। आपका नाम क्या है बेटा? अन्या उनके ऐसा कहने पर हल्का सा मुस्कुराकर उनके पैर छूते हुए कहती हैं, अन्या। सियाता जी को अन्या का नेचर पहली नज़र में पसंद आ जाता है। वो प्यार से कहती हैं, बहुत प्यारा नाम है। आप इन सब की बातों का बुरा मत मानना, इनकी तो आदत है फालतू बातें करने की। सियाता के ऐसे कहने पर सबका मुंह बन जाता है। दिग्विजय जी के चेहरे पर एक प्राउड स्माइल आ जाती है। सियाता दिग्विजय जी को स्माइल करते देख कहती हैं, वैसे मान गए तुम्हारी बहू भी नंबर 1 थी और अब पोता बहू भी नंबर 1 है। दिग्विजय जी रहस्यमय मुस्कान के साथ कहते हैं, तो फिर शर्त की बातें मत भूल जाना। सियाता जी दिग्विजय जी को घूर कर कहती हैं, फिर अन्या को एक एक करके सबसे मिलवाती हैं। ये जगह एक क्लब थी, बिल्कुल अपने नाम विजेंट वैल्यूएबल्स क्लब के जैसी। यहाँ दिग्विजय जी के वो सारे साथी आया करते थे जो बचपन से जवानी तक उनके साथ रहे और वक्त और जिम्मेदारी में खुद के लिए समय नहीं मिला, इसीलिए अब यहाँ सब इकट्ठा होते थे और बातों से साथ हर पल को जीते थे जो वो अपने जवानी में नहीं जी पाए। वेटिंग वैल्यूएबल क्लब्स एक अलग दुनिया ही बन गई थी। कुछ लोग तो यहाँ रहते भी थे क्योंकि घर में वो सुकून नहीं पाता जो उन्हें यहाँ मिलता। अन्या खुशी खुशी सबसे मिलती है, सबको अन्या एक ही नज़र में भा गई थी। सब दिग्विजय जी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। दिग्विजय जी भी अपना सीना चौड़ा करके सबको देख रहे थे। कुछ ही पल में सब आपस की बातों में मशगूल हो गए। सबने अन्या को अपने पुराने दिनों की बातें बताई, जिसे सुनकर कभी अन्या हंसती खिलखिलाती तो कभी मुस्कुराकर देती थी। कुछ पल बाद अन्या क्लब देखने निकल गई। तभी अचानक से वो किसी से टकरा जाती हैं। अन्या अपनी नज़र उठाकर उस सामने देखा तो सामने एक 26-27 साल की उम्र का लड़का अन्या को देखकर हल्का मुस्कुरा रहा था। वो लड़का दिखने में टेल और हैंडसम था और उसकी आंखों में ऐसी कशिश थी जिससे कोई भी लड़की डूब सकती थी। अन्या एक नज़र उसे देखती है, फिर अपनी नज़रें फेरकर शोरी कहकर आगे चल देती है। वो लड़का अन्या को बस चुपचाप जाते हुए देखता है। अन्या घूमते घूमते एक हॉल में जाती है जहाँ ढेर सारे छोटे पौधे लगे थे। उस जगह को काफ़ी खूबसूरती से सजाया हुआ था। ये जगह अन्या को काफ़ी पसंद आती है क्योंकि उसे बचपन से नेचर से प्यार था। तभी उस क्लब का मैनेजर वहाँ आता है और अन्या को ऐसे घूमते देख काफ़ी अदब से पूछता है, एक्सक्यूज़ मी मैम, कैन आई हैव योर नेम? अन्या उसे देखकर नॉर्मली जवाब देती है, अन्या। मैनेजर फिर से कहता है, ओके मैम, व्हाट अबाउट योर सरनेम? मैनेजर अन्या को नहीं जानता था
और उसे ये भी नहीं पता था कि अन्या दिग्विजय जी के साथ आई है। वहीं अन्या मैनेजर का सवाल सुनकर सोच में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। रुद्र को उसे अपनी वाइफ मानता नहीं तो वो उसका सरनेम कैसे यूज कर सकती हैं। तभी उसके पीछे वही लड़का आकर खड़ा हो गया। वो मैनेजर को कुछ इशारा करते हुए उसे वहाँ से जाने को कहता है। मैनेजर उस लड़के को अच्छे से जानता था, इसीलिए वो अन्या को देखकर पोलाइटली भी में कहता है, सॉरी टू डिस्टर्ब योर मैम, नाउ यू मैनी एक्सप्लोर द क्लब। इतना बोलकर वो मैनेजर वहाँ से चला जाता है। लेकिन अन्या के दिल में वो एक सवाल छोड़कर जाता है, जिसे सोच अन्या उदास हो जाती है और गुमसुम सी वहीं बेंच पर बैठ जाती है। वो लड़का अन्या को बड़े गौर से देख रहा था। अन्या के चेहरे की उदासी उससे छुप नहीं रही थी। वो कुछ सोचकर जल्दी से वहाँ से चला जाता है और 2 मिनट में से कम समय में भी वापस आता है और अन्या से थोड़ी दूरी बनाते हुए वहीं बेंच पर बैठकर उसे एक कॉफ़ी कप पास करता है। अन्या कॉफ़ी को देखकर अपने बगल में देखती है तो ये वही लड़का था जो उससे अभी टकराया था और अभी वहीं उसे कॉफ़ी दे रहा था। अन्या उससे असमंजस में ही देखती रहती है तो वो लड़का उसकी तरफ स्माइल करते हुए उससे कप लेने का इशारा करता है। अन्या कप ले लेती है। वो लड़का अन्या को देखकर कहता है, वैसे आप कि ये क्लब में आने की उम्र कुछ जल्दी नहीं है, क्योंकि ये क्लब खासकर लेडी के लिए था। अन्या कॉफ़ी की सिप लेते हुए उस लड़के को बिना देखे, मेरा भी सेम थॉट है आपके बारे में। अन्या की बात सुनकर वो लड़का हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, अरे नहीं, मैं इस क्लब का मेंबर नहीं हूँ, वो तो मैं अपनी दादी को पिक करने आया था। अन्या कहती है, मुझे नहीं लगता है कि मैं आपको चश्मे की ज़रूरत है। वो लड़का अन्या के सीधे जवाब सुनकर सोचते हुए कहता है, आपने सही कहा, अब मेरी दादी नहीं है, क्योंकि वो आप जैसे नहीं थे। ये बोलते हुए उस लड़के की आवाज़ में एक अलग ही भाव थे। अन्या अपनी बोई चढ़ाते हुए सवालिया नज़रों से कहती हैं, आप मुझे जानते हैं? लड़का कुछ शरारती मुस्कान लिए कहता है, नहीं, पर मैं जानना चाहता हूँ। अन्या उसकी बात किस डायरेक्शन में जा रही थी ये भांप कर कहती है, जानने की बहुत देर हो गई है। फिर अपने मंगलसूत्र की तरफ इशारा करते हुए आगे कहते हैं, यहाँ नो एंट्री है और थैंक्स फॉर कॉफ़ी। इतना बोलकर अन्या उठकर जाने लगती है तो वो लड़का फिर से कहता है, उस हक से नहीं तो फिर दोस्ती के नाते तो जान ही सकता हूँ। उसकी बात सुनकर अन्या पलटकर उसे देखकर अपनी बोहे चढ़ाते हुए कहती हैं, दोस्ती, वो भी अजनबी से? वो लड़का स्माइल करते हुए कहता है, फिर अन्या के सामने खड़ा होकर बड़े अदब से कहता है, अजी दोस्ती अजनबियों से करने में ही फ़ायदा है, अपनों से तो दुश्मनी हो जाती है। वैसे मेरा नाम विक्रम मेहता है। विक्रम अपना हाथ आगे करते हुए कहता है, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? विक्रम के पूछने पर अन्या बस उसका चेहरा ही देखती रह गई। उसकी आंखों में से जो सच्चाई थी उसे देख अन्या उसे मना नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो कुछ सोचकर कहती है, मेरा नाम अन्या है और रही बात दोस्ती की तो मैं सोचूंगी कि आप उस लायक हैं कि नहीं। इतना बोलकर अन्या वहाँ से चली जा गई तो विक्रम से आवाज़ देते हुए कहता है, मुझे इंतज़ार रहेगा, पर इतना नहीं कि मैं इस क्लब का मेंबर बन जाऊं। अन्या जाते जाते विक्रम की बात सुनकर मुस्कुरा देती है, पर उसे कोई जवाब नहीं दिए बिना चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। दिग्विजय जी अन्या को शाम तक वापस घर लेकर आ गए थे। वहीं विक्रम कार ड्राइव करते हुए ही अन्या के बारे में सोच रहा था। वही उसके बगल में बैठी उसकी दादी शिवयाता जी उसे काफ़ी देर से नोटिस कर रही थी। वो अपने पोते की मुस्कान देखकर कहती हैं, क्या बात है, आज किसके साथ? ख्याल में अपने चेहरे पर ऐसी मुस्कान बिखेर दी जो आज से छुपाई नहीं रही है। विक्रम अपने दादी की बात सुनकर सपका गया, जो वो खुद नॉर्मल दिखने का वो कहता है, किसी की भी नहीं तो नहीं दादी माँ, आप तो बेकार में ही इतना कुछ सोच रही हैं। सियाता जी विक्रम के चेहरे का भाव देखकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, अपना सिर सीट में टिका करते हुए अपनी आंखें बंद कर कहती हैं, दादी माँ हूँ, आपकी हर सांस की खबर रखती हैं मुझे।
ज़्यादा दिन यहाँ छुप नहीं पाओगी। इतना बोलकर वो मुस्कुरा देती हैं। वहीं विक्रम अपनी दादी की बात सुन मन में कहता है, हाँ जानता हूँ, जेम्स बॉन्ड की दादी नानी, आपको सब कुछ पता रहता है, लेकिन अभी मुझे खुद को कुछ नहीं पता, तो आपको क्या बताऊँ। इतना बोलते बोलते वो एक बार फिर अन्या के बारे में सोच मुस्कुरा देता है। वहीं अन्या घर आकर सबके लिए डिनर तैयार करती है। सबको अब अन्या के लिए डिनर तैयार करती है और सबको अब अन्या के ही डिनर की आदत हो गई थी, इसीलिए सब अन्या के साथ हाथ का बना खाना खाने पहुंच जाते हैं। अन्या ने ही नियम बनाए थे कि डिनर और ब्रेकफास्ट सब साथ करेंगे, इसी बहाने पूरा परिवार साथ होगा। पर रुद्र सब अब अपने तक ऑफिस में ही आया था। सब रुद्र के बिना ही डिनर करके अपने अपने कमरे में चले गए। जाते नहीं अन्या भी सब काम ख़त्म करके दादाजी को उनकी दवाई देकर अपने कमरे में चली जाती हैं। रात के 10 बजे रुद्र घर आता है, लेकिन अंदर जाने की जगह से वो गार्डन में की ओर चला जाता है। नहीं, वहाँ जाने पर एक छोटे से प्लानर के पास खड़ा होता है और अपने पॉकेट से सिगरेट निकालकर उसे सिगलाते हुए उसके मन में लंबे लंबे खस लेने लगता है। रुद्र के दिमाग में अब भी सुबह वाली अन्या की कही बात चल रही थी। वो उसकी काफ़ी बेचैन कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या होता जा रहा है। वो अपने दिल और दिमाग की जंग में घिरा हुआ था। तभी अबे की नज़र अपने कमरे की बालकनी में रुद्र पर पड़ जाती है। वो रुद्र को देखकर उसके पास जाने के लिए नीचे आ जाता है। रुद्र अपने सोच में ही था कि तभी अबे उसके हाथों से सिगरेट लेते हुए कहता है, क्या हुआ भाई, भाभी से लड़ाई हो गई है क्या, जो तू यहाँ खड़ा है इस सिगरेट में खुद को जला रहा है। अन्या का नाम सुनकर रुद्र गुस्से में उससे घूरते हुए कहता है, वो मेरे कोई नहीं लगती, ना ही मुझे उससे कुछ फ़र्क पड़ता है। अबे सिगरेट को बुझाते हुए कहता है, हमें तो पता है वो क्या लगती हैं, और तुमको भी अब भाभी के साथ होने में फ़र्क पड़ने लगा है। जितनी जल्दी से बात अपने दिल को समझाएगा उतना बेहतर होगा। रुद्र को उसे गुस्से में देखते हुए कहता है, ये बकवास बातें तुम अपने पास रखो। अभय रुद्र के गुस्से को इग्नोर करके सीरियस लहजे में कहता है, मेरी बात सुन, तुम्हें अभी बकवास लग रही है, लेकिन जल्द ही तुम्हें मेरी बातें सही लगने लगेगी। फिर वो चांद को देखकर गहरी सांस लेकर कहता है, अन्या एक अच्छी लड़की है और साफ दिल की है, हर किसी को प्यार और अपनापन देना जानती है। बस एक बार तू उसे एक मौका देकर देख। मेरा वादा है कि तू फिर उससे दूर नहीं रह पाएगा। सब एक जैसे नहीं होते रुद्र, किसी का आना और जाना हमारे लाइफ में एक रीजन है, फिर होता है। मेरी बात पर गौर जरूर करना। इतना बोल अबे वहाँ से चला गया। काफ़ी देर तक रुद्र उसकी कही हुई बातें सोचता रहता है। फिर वो अपनी सोच से विराम देकर कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में जाने से पहले रुद्र एक गहरी सांस लेता है, फिर कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। लेकिन अंदर का नज़ारा देख उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो पूरे कमरे में अपनी नज़र घुमाकर देखता है, लेकिन उसे अन्य कमरे में नहीं दिखाई देती है। आज कमरा भी काफ़ी साफ सुथरा था, जिसे देखकर रुद्र को बेचैनी होने लगती है। वो वॉशरूम और कबर्ड एरिया में भी चेक करता है, लेकिन अन्य वहाँ भी नहीं थी। तभी उसकी नज़र बालकनी में जाती है। वो अपने कदम बालकनी की ओर बढ़ा देता है। अन्य बालकनी में लंबे एक स्विमिंग चेयर पर एक पतले से कंबल में खुद को लपेटे हुए आराम से सो रही थी। उसने खुद को उस चेयर पर एडजस्ट कर लिया था, जिसकी वो उसे में सोती हुई बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह लग रही थी। रुद्र अन्य के पास जाता है और उसे ऐसे सोते हुए देखकर रुद्र के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो लगी इतनी प्यारी रही थी, लेकिन तभी रुद्र को अपनी गलती और अपनी बातें याद आती हैं, जिसकी वजह से अन्य यहाँ से ऐसा सो रही थी। वैसे तो घर में बहुत से खाली कमरे थे, अन्य किसी भी कमरे में सो सकती थी, लेकिन बाकी सबको क्या जवाब देती, खासकर दादाजी को, जिन्होंने अपने परपोते के सामने देख रखे थे। सब अन्या को रुद्र के दिल में जगह बनाने के लिए नए नए तरीके बताते। अन्या उसकी बात पर हंस देती, मान लेती, लेकिन कभी रुद्र को नहीं जाहिर करने देती, ताकि उसे वो गलत ना लगे।
रुद्र झुककर अन्या का ब्लैंकेट चेहरे कर उसे ठीक से उड़ाता है, फिर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को अपनी उंगली से साइड करते हुए उसे ध्यान से देखता है रहता है। तभी अन्या अचानक से पलटती है, जिससे रुद्र डर जाता है कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। वो जल्दी से नीचे बैठ जाता है, जिससे अन्या उसे देख ना पाए, लेकिन कोई हलचल न होने पर रुद्र धीरे से वापस उठता है और फिर से सोते हुए अन्या को देखकर लगता है रुद्र को पता ही नहीं चला कि वो कितनी देर तक उसे देखकर और देखता ही रह गया। अन्या इन सारी बातों से बेखबर आराम से सो रही थी। क्या रुद्र मानेगा अभय की बात और देगा अन्या को एक चांस? जानने के लिए पढ़ते रहिए। क्या रुद्र की गलतफहमी होगी दूर, या उसकी वे राहत नमी उसे अन्या से हमेशा के लिए दूर कर देगी? रुद्र मुंबई जिम की रेडी हो रहा था कि उसकी नज़र बालकनी की ओर जाती है। उसे देखकर थोड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि अन्या बालकनी में ही थी ही नहीं। रुद्र जिम से वापस आकर ऑफिस के लिए रेडी होकर चुका था, लेकिन अब तक उसने अन्या की कोई आहट नहीं सुनी थी, न ही उसे देखा था। वो नीचे आता है तो उसकी नज़र डाइनिंग एरिया पर जाती है, जहाँ सब बैठे हुए थे और सब बैठकर नाश्ता कर रहे थे। रुद्र भी उन सभी की ओर आ गया, लेकिन वहाँ भी उसे अन्या नहीं कहीं नज़र नहीं आई। सब रुद्र को मॉर्निंग विश करते हैं और अपने अपने नाश्ते में लग जाते हैं। रुद्र की निगाहें न चाहते हुए भी सिर्फ अन्या के ढूंढ रही थी। ये देख शौर्य अपनी शरारती लहजे में कहता है, पता है मेरी एक्स फिल्म का एक गाना है जो किसी पर इस वक्त बहुत शूट कर रहा है। तविश अपने नाश्ते का बाइट लेते हुए कहता है, कौन सा? शौर्य रुद्र को देखकर कहता है, अरे नाम बता दिया तो मज़ा नहीं आएगा, खुद कर सुनना। फिर अपना गलत साफ करते हुए गाना शुरू करने लगा। तरसे तेरी आंखें दिल के पास में कैसी, अंजनी एक हर पे मन ढूंढे हैं उसको। गाने की लाइन रुद्र के दिल में फिट हो रही थी, लेकिन शौर्य की सीलिंग इतनी अच्छी थी कि इसीलिए रेहान तुरंत कहता, आज तुम्हें 2 भाई हैं, आपके बस गाना गाने वाले नहीं है, आप एक्टिंग भी करो। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और शौर्य का मुंह बन जाता है, लेकिन रुद्र की निगाह तो अब भी बेचैन से किसी को तलाश रही थी। तभी उसकी नज़र किचन से आती अन्या पर जाती है। ये देखकर उसकी आंखें में चमक आ जाती है, पर कुछ पल में ही वो चमक कहीं खो सी जाती है, क्योंकि अन्या ने उसे एक बार भी आंख उठाकर नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि वो उसकी प्रेजेंस को इग्नोर करना चाहती है। रुद्र नाश्ता करके चुपचाप ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन अब भी उसने जहन में सिर्फ अन्या ही थी। समझ नहीं आ रहा था कि अन्या के इग्नोर करने से उसे इतना दर्द क्यों हो रहा है। रात को भी अन्या रुद्र के कमरे में जाने से पहले बालकनी से सो जाती। रुद्र को उसकी ये बात अब खलने लगी थी। ऐसे कुछ दिन बीत गए। इन बीते दिनों में अन्या ने रुद्र को ऐसे इग्नोर किया कि वो शायद उसके साथ हो ही नहीं। रुद्र को अब ये सारी बात खल रही थी। यही सब बातें उसके अंदर हलचल सी मचा देती हैं, जिसकी वजह से अब उसमें चिड़चिड़ापन बढ़ने लगा था। अन्या उसके दिमाग में हर वक्त छाई रहती थी। शाम के 7 बज रहे थे। रेहान, तविश, दादाजी तीनों हॉल में ही बैठे थे। रेहान और तविश अभी अभी घर आए थे। सब लोग हंसी खुशी बातें कर रहे थे कि रेहान की नज़र दरवाजे पर पड़ती है। वो सामने देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है और घबराते हुए कहता है, भाई। रेहान के हाथ में जो पानी का गिलास था वो उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है, जिसकी वजह से सब उसे देखते हैं और उसकी नज़र का पीछा करते हुए सामने दरवाजे की ओर देखते हैं तो हैरान और परेशान हो जाते हैं।